Hello, welcome to all of you. In the last previous sessions, we have to discussed about applications of application of hyperconjugations के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी मैंने जो एप्लीकेशन पार्ट जहाँ पे छोड़ा था उसी से आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। क्या क्या हम डिस्कस करेंगे आज देखिए। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या डिस्कस करने वाला हूँ? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। Stability of alkene. We can define the stability of alkene on the basis of hyperconjugations. हम hyperconjugations के बेस पे alkene की stability को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखना भी। हमारे पास बोला ऐसे जाता है stability of alkene is directly proportional to stability of alkene is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? हाइपर कॉन्जुगेशंस के। किसके? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के। ऐसे बोल देता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको आपको ध्यान रखना है, यानी जब भी आपका स्टेबिलिटी की बात आए तो यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है? एल्किन की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स या फिर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे बोल देता हूँ, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसी एल्किन की जितनी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी वह एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होगी? हायर होगी। ऐसे हम बोलते हैं। इसके अलावा आपको एल्किन की स्टेबिलिटी का एक हमारे पास रूल होता है। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन जब भी बात आती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन से रिलेटेड जब भी बात आती है तो उसमें क्या बोला जाता है कि आपकी जो कॉन्जुगेटेड एल्किन होती है वो मोर स्टेबल होती है नॉन कॉन्जुगेटेड से। किससे? नॉन कॉन्जुगेटेड से। इसमें भी आपको क्या देखना है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको चेक करने हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या करने हैं? आपको चेक करने हैं। जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो आपके पास मोर स्टेबल होगी। आपकी कॉन्जुगेटेड मोर स्टेबल होती है। किससे? नॉन कॉन्जुगेटेड। जब आप इससे डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ, यानी जब इससे डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कई बार, तब हम किस पे जाएंगे? तब हम जाएंगे सेकंड रूल पे। सेकंड ऐसे बोला जाता है कि आपकी जो अनसिमेट्रिकल एल्किन होती है, अनसिमेट्रिकल एल्किन जो होती है एल्किन, वो मोर स्टेबल होती है देन सिमेट्रिकल एल्किन से। ये आप बोलते हैं। अगर आपका सिमेट्रिकल होगा तो सिमेट्रिकल में दो केस आएंगे, एक ट्रांस का आएगा और एक आपका क्या आएगा? सिस एल्किन का आएगा। किसका? ट्रांस एल्किन और एक आपका क्या? सिस एल्किन। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल में दो केस आएंगे तो ट्रांस एल्किन मोर स्टेबल होगी देन आपकी सिस एल्किन से। ये आपको रूल ध्यान रखना है। जब भी स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन चेक करना हो, सबसे पहले देखिए कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड में भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे तब आपके पास वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब आपके पास क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, तब आप चेक करेंगे कि कौन सी अनसिमेट्रिकल है, कौन सी सिमेट्रिकल एल्किन है। तो अनसिमेट्रिकल मोर स्टेबल होती है देन सिमेट्रिकल से। आपके पास सिमेट्रिकल में दो केस आएंगे, क्या? एक ट्रांस का आएगा, एक सिस का आएगा। तो आपकी ट्रांस क्या होगी? मोर स्टेबल होगी। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी एल्किन कॉन्जुगेटेड होती है, कौन सी एल्किन नॉन कॉन्जुगेटेड होती है। क्या? कौन सी कॉन्जुगेटेड होती है, कौन सी नॉन कॉन्जुगेटेड होती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एल्किन के टाइप। देखिए, टाइप ऑफ एल्किन देखना भाई, टाइप ऑफ एल्किन देखना, या टाइप ऑफ एल्किन को ओलिफिन्स भी बोला जाता है। क्या? ओलिफिन्स भी कहते हैं, या फिर एल्किन को ओलिफिन्स या पैराफिन्स, है ना। तो यहाँ पर ओलिफिन्स बोला जाता है, टाइप ऑफ ओलिफिन। देखिए, एक आपके पास कॉन्जुगेटेड होती है, एक आपके पास एल्किन कॉन्जुगेटेड होती है, एक आपके पास में क्यूमुलेटेड होती है, और एक आपके पास थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होती है आइसोलेटेड की। कैसी? आइसोलेटेड एल्किन की होती है कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। ये तीन कैटेगरी होती है भी, एक कॉन्जुगेटेड होती है, एक क्यूमुलेटेड होती है, एक थर्ड आपके पास आइसोलेटेड होती है। और ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका जो स्टीरियो का पोर्शन बचा हुआ है उसमें मैं इसको काम में लूँगा, इसलिए मैं ये पहले पढ़ा देता हूँ ताकि स्टीरियो में जो होता है आपके वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पर भी ये काम आएगा। पोर्शन जब जियोमेट्रिकल आइसोमर हम फाइंड आउट करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो वहाँ पर ये आपके पास काम आएगी। देखिए,
कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना। क्या? अल्टरनेट डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। किसी भी एल्किन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट से मतलब क्या होता है? एक छोड़ के एक, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, एक डबल फिर सिंगल, यानी ऐसे, या आपके पास डबल फिर सिंगल फिर डबल, या फिर ऐसे, या आपके पास ऐसे बोल सकते हैं आप, ऐसे आप बोल सकते हैं, यानी ऐसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इसको हम बोलेंगे क्या? अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। और इस एल्किन को क्या बोलेंगे? इस एल्किन को नाम दिया जाता है भी क्या? कॉन्जुगेटेड एल्किन होती है। कि जिस एल्किन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो एल्किन आपकी होती है कैसी? कॉन्जुगेटेड एल्किन्स होती है। कैसी एल्किन होती है? कॉन्जुगेटेड एल्किन। और क्यूमुलेटेड एल्किन क्या होती है? देखना, क्यूमुलेटेड एल्किन क्या होती है और आइसोलेटेड क्या होती है। क्यूमुलेटेड क्या होती है? जिसमें आपके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट ना होके ऐसे जुड़े हो, यानी जिनमें आपके पास यहाँ पर क्या हो, इस टाइप से जुड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड। यानी जिनके बीच में कोई अल्टरनेशन नहीं होता, ओनली क्या होते हैं? कंटिन्यूस डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या? कंटिन्यूस क्या होते हैं? कंटिन्यूस जिसमें क्या आ जाए, कंटिन्यूस डबल बॉन्ड जिसमें आ जाए, वो आपके पास में क्या होती है? आपके पास क्यूमुलेटेड एल्किन होती है, क्यूमुलेटेड एल्किन होती है। और इसको क्यूमुलेटेड जो आपके पास एल्किन होती है, इसको एलिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिन्स भी कहा जाता है, एलिन्स। तो ये आपके पास में होता है कंटिन्यूस डबल बॉन्ड आपके पास में है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आपके पास क्यूमुलेटेड एल्किन होती है उसमें बीच वाला कार्बन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड। इसके बाद आइसोलेटेड पे चलते हैं। आइसोलेटेड में क्या होता है? आइसोलेटेड में क्या होता है? आइसोलेटेड में दो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सेपरेट होते हैं। किससे? sp3 कार्बन सेंटर से। देखिए, ये आपके पास कार्बन सेंटर है, ये क्या है? कार्बन सेंटर है। ये कार्बन सेंटर कैसा है? ये कार्बन सेंटर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिकॉज ऑफ 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp3 हो गया। यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कैसा हो गया? sp आपके पास हाइब्रिडाइज हो गया। यहाँ पर इस एल्किन में हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे तो इसमें आपके पास सारे के सारे कैसे होते हैं? सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्यों? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज। इसमें ऑल पाई बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं। लेकिन इसमें ऑल कार्बन एटम कैसे होते हैं? जो आपकी कॉन्जुगेटेड होती है, इसमें ऑल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इनमें क्या होता है? क्यूमुलेटेड में 1 कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होता है, जो आपका मिडल का होता है। और आइसोलेटेड में क्या होता है? एटलीस्ट 1 sp3 कार्बन एटम होता है, 2 डबल बॉन्ड को सेपरेट करने वाला, 2 डबल बॉन्ड को सेपरेट करने वाला आपके पास में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज क्या होता है? कार्बन एटम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये आपके पास प्रेजेंट होता है। तो यानी सेपरेट 2 डबल बॉन्ड। देखिए, एटलीस्ट 1 यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है एटलीस्ट 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू सेपरेट टू डबल बॉन्ड्स, यानी 2 डबल बॉन्ड को सेपरेट करने वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है? कार्बन हमारे पास क्या होता है? एटम प्रेजेंट होता है। इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड एल्किन। यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होता। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें, इस एल्किन में अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, ये पाई बॉन्ड ऐसे कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो यानी यहाँ पर एक तरीके से क्या हम बोल दें? कॉन्जुगेशन क्या है? प्रेजेंट है। मतलब एक व्यक्ति आपके पास में खड़ा है, फिर उसके बाद दूसरा डबल बॉन्ड आ गया, पहला डबल बॉन्ड, फिर सिंगल आ गया, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा? पाई बॉन्ड का क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। यानी यहाँ पर अल्टरनेट अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। इस तरीके से हम बोलते हैं 3 टाइप्स के आपके पास ओलिफिन्स, 3 टाइप्स की एल्किन्स यहाँ पर होती है। तो ऐसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब अगर आपको पूछ लिया जाए, क्या आपको अगर पूछ लिया जाए इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो यहाँ पर यही मैंने बोला है कि आपके पास में एल्किन जो कॉन्जुगेटेड होती है वो मोर स्टेबल होती है। किससे? कॉन्जुगेटेड एल्किन जो होती है, कॉन्जुगेटेड एल्किन वो आपकी मोर स्टेबल होती है। किससे? कॉन्जुगेटेड एल्किन मोर स्टेबल होती है। किससे? नॉन कॉन्जुगेटेड से। किससे? नॉन
कॉन्जुगेटेड से, नॉन कॉन्जुगेटेड से। तो अब आपको समझ आना चाहिए ये आपकी कैसी होती है, आइसोलेटेड जो एल्किन होती है यही आपकी बोली जाती है कैसी, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन बोली जाती है। कैसी बोली जाती है, नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन बोली जाती है। बिकॉज ऑफ यहाँ एक sp3 कार्बन आ गया तो ये अब प्लेन में नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता इनके साथ में, इसलिए हमारे पास क्या है, यहाँ कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, इसलिए ये कैसी है, नॉन कॉन्जुगेटेड बोलेंगे। भाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो मतलब कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेशन एब्सेंट है तो मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड हो गया। सिंपल बात है भाई, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेशन एब्सेंट है तो मतलब नॉन कॉन्जुगेटेड होगी। यही बात मैं बोलनी चाह रहा हूँ यहाँ पर, यही बात मैंने यहाँ पर बोली है, यही मैंने यहाँ पर बातें लिखी है, ये बोला, ये मैंने यहाँ पर लिखी है। तो अब आपको ये मतलब समझ आ गया कि कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड क्या होगी। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्किन भी आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और ट्रांस और सिस भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस एल्किन क्या होती है, सिस एल्किन क्या होती है। तो अब मैं बात करता हूँ अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्किन की, कि अनसिमेट्रिकल कौन सी होती है, सिमेट्रिकल कौन सी होती है। देखिए अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सिमेट्रिकल एल्किन कौन सी होती है और अनसिमेट्रिकल एल्किन जो होती है वो कौन सी होती है, अनसिमेट्रिकल एल्किन कौन सी होती है। देखना, अनसिमेट्रिकल से मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स है, और इसके ऊपर में इस साइड मान लीजिए हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पर मान लीजिए CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, तो इस एल्किन को हम बोलेंगे क्या, अनसिमेट्रिकल। अगर आपके पास में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जो कार्बन कार्बन आपके पास क्या होता है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यानी जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड उसका अगर एनवायरनमेंट सेम होता है, अगर एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होता है उसका अगर एनवायरनमेंट जो होता है, एनवायरनमेंट अगर क्या हो, सेम हो, सेम हो, सेम से हमारा मतलब कि इस कार्बन एटम पे, इस कार्बन एटम पे मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो 1 कार्बन एटम पे 2 कार्बन एटम पे अगर जुड़े हुए ग्रुप्स अगर क्या है, सारे सेम है, तब तो आपका सिमेट्रिकल होगा। और अगर ये क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, अब देखिए यहाँ इस कार्बन एटम 1 पे 2 CH3 है, 2 पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब इसका एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो एनवायरनमेंट अगर डबल बॉन्ड का एनवायरनमेंट कैसा हुआ, एनवायरनमेंट डबल बॉन्ड का कैसा हुआ, अगर डिफरेंट हुआ, डिफरेंट हुआ, तब आपके पास एल्किन बोली जाएगी अनसिमेट्रिकल। और अगर डबल बॉन्ड का एनवायरनमेंट कैसा हुआ, डबल बॉन्ड का एनवायरनमेंट अगर क्या हुआ, एनवायरनमेंट जो होता है डबल बॉन्ड का एनवायरनमेंट अगर कैसा हुआ, सेम हुआ, यानी इक्वल हुआ, समान हुआ, एक जैसे हुआ, तब हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप यहाँ बोल रहे हैं हाइड्रोजन्स, यहाँ पर बोल रहे हैं CH3, और यहाँ पर बोल रहे हैं CH3, और यहाँ पर बोल रहे हैं H। तो अब देखिए इस कार्बन एटम को अगर मैं 1 नाम दे दूँ, इसको 2 नाम दे दूँ, तो 1 कार्बन एटम पे क्या है, 1 कार्बन एटम पे यहाँ CH3 है, और 2 पे भी CH3 है। अगर हम और बात करें तो 1 कार्बन एटम पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, मतलब दोनों का एटम का क्या है, दोनों कार्बन एटम का एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ पर सेम है, क्या है, सेम है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। मतलब आपको अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में क्या करना है, सिंपल बात। अभी देखिए अनसिमेट्रिकल का मतलब अगर जो आपके पास डबल बॉन्ड है उसके ऊपर अटैच्ड जो ग्रुप है, यानी उसका एनवायरनमेंट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, वो अगर डिफरेंट है तो वो अनसिमेट्रिकल है, और अगर एनवायरनमेंट सेम है तो आपके पास क्या होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। किसका एनवायरनमेंट देखना आपको, अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखना है, ये बात ध्यान रखना, अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी आपका एनवायरनमेंट सेम कहाँ, अलोंग, अलोंग आपके पास में क्या, अलोंग डबल बॉन्ड के अलोंग आपको देखना है। डबल बॉन्ड के अलोंग अगर एनवायरनमेंट सेम है तो आपका सिमेट्रिकल, और अगर डिफरेंट है तो आपका अनसिमेट्रिकल होगा। अब देखो यहाँ पर 2 केस आएंगे, ये दोनों CH3 क्या है, एक साइड है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस आपका हो सकता है ये दोनों के दोनों CH3 क्या हो सकते हैं, दोनों के दोनों CH3 अपोजिट भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों कैसे हो सकते हैं, ये अपोजिट भी हो सकते हैं। कैसे, ऐसे अपोजिट भी हो सकते हैं। ये देखिए रेड से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, यहाँ पर देखो ये रेड गोला दोनों एक साइड है, ये रेड गोले दोनों अपोजिट साइड है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये आपके पास में येलो कलर, ये दोनों कैसे अपोजिट, यहाँ देखो दोनों कैसे सेम, यहाँ दोनों कैसे सेम, ये दोनों कैसे अपोजिट साइड, ये दोनों कैसे अपोजिट साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर सेम ग्रुप क्या होता है, अगर सेम ग्रुप से एक साइड होते हैं तो उसको सिस बोला जाता है, और अगर सेम ग्रुप से अपोजिट होते हैं तो उसको ट्रांस बोला जाता है। क्या बोला मैंने, अगर सेम ग्रुप, 2 सेम ग्रुप है, एक साइड होते हैं
तो उसको सिस बोला जाता है, और अगर दो सेम ग्रुप से अपोजिट होते हैं तो उसको ट्रांस बोला जाता है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनिए। अगर दो सेम ग्रुप, चाहे आप हाइड्रोजन को देख लीजिए, चाहे आप हाइड्रोजन को देख लीजिए, अगर दो सेम ग्रुप्स एक साइड है, एक ही तरफ है, यानी डबल बॉन्ड के एक ही तरफ है, तो उसको बोला जाता है सिस, और अगर यहाँ पर अपोजिट होते हैं तो उसको बोला जाता है ट्रांस। तो इसको हम नाम देंगे सिस, और इसको हम नाम देंगे क्या, ट्रांस। इसको हम नाम देंगे क्या, ट्रांस। बस ये स्टोरी अभी आपके पास एल्किन की, कि सिमेट्रिकल में कितने केस हो गए, 2 केस, एक सिस का और एक किसका, ट्रांस का। सिमेट्रिकल का मतलब एनवायरमेंट अलोंग डबल बॉन्ड क्या हो, सेम हो, और अनसिमेट्रिकल मतलब एनवायरमेंट अलोंग डबल बॉन्ड क्या हो, डिफरेंट हो, देन एल्किन विल बी द अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ये आपको पता होना चाहिए। अब सिमेट्रिकल में 2 केस आएंगे, एक आपके पास सिस का होता है और एक आपके पास क्या होता है, ट्रांस एल्किन का होता है। बस सिंपल है, आप सोचिए, देखो मैंने ये बोला सिंपल है, इसमें कोई बड़ी गणित भी नहीं है कि एक तरफ ग्रुप है दोनों तो आपके पास सिस हो गए, दोनों अपोजिट है तो आपके पास ट्रांस हो गई। सिमेट्रिकल में मैंने इतना बोला है, यहाँ पर अनसिमेट्रिकल में मैंने इतना बोला है। देखिए दोनों ग्रुप्स अगर एक ही कार्बन एटम पे दो डिफरेंट, यहाँ पर CH3 है, यहाँ HH है, तो मतलब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया है ना, डिफरेंट हो गया भाई। इसके साथ में 2 बड़े लोग हैं, यहाँ पर इस साइड 2 बड़े लोग हैं, और यहाँ पर कैसे है, इस कार्बन एटम के साथ क्या है, छोटे लोग हैं, यहाँ छोटे है, तो मतलब एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया ना। इस कार्बन का एनवायरनमेंट अलग, इसका एनवायरनमेंट अलग। भाई इसके साथ ऐसे मानो ना, इसके साथ जो इसके क्या है, जो इसके मान लीजिए पीए है, या फिर इसके साथ जो योद्धा है, जो लड़ने वाले हैं, वो दोनों छोटे हैं, इसके साथ दोनों कैसे हैं, बड़े हैं, तो ये कार्बन एटम ताकतवर है, ये कार्बन एटम कमजोर है, तो इसलिए क्या हो गया, ये अनसिमेट्रिकल है ना। ऐसे ही तो बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ये आपके पास कार्बन एटम है, इसके पास योद्धा जैसा इसके पास है वैसे ही वीर इसके पास है, दोनों जैसे इसके पास है वैसे इसके पास है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिकल। सिंपल बात, सिंपल बात। इसके बाद क्या है, मैंने बोला सिस ट्रांस। सिस ट्रांस में कुछ नहीं है, अगर डबल बॉन्ड के अलोंग जो एनवायरनमेंट जो होते हैं, सेम ग्रुप्स अगर एक साइड आ जाए तो वो सिस होता है, सेम ग्रुप अगर अपोजिट आ जाए तो वो ट्रांस होता है। सेम ग्रुप ध्यान रखना, सेम ग्रुप, एटलीस्ट 2 सेम ग्रुप्स होंगे एल्किन पे, जो आपके पास सेम साइड होंगे तो सिस बोलेंगे, अपोजिट होंगे तो ट्रांस बोलेंगे। इसके अलावा ईजेड एल्किन का नोमेनक्लेचर पढ़ा जाता है, जब सिस ट्रांस से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तब हमारे पास सिस ट्रांस की जगह ईजेड नोमेनक्लेचर की आपके पास क्या ली जाती है, पद्धति काम में ली जाती है, यानी जो ईजेड नोमेनक्लेचर होता है वो भी पढ़ा जाता है एल्किन का, वो हम डिस्कस करेंगे जब नोमेनक्लेचर मैं डिस्कस करूँगा। अब देखिए आप, स्टेबिलिटी आपको पूछ लिया जाए, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ है, ऑर्डर ऑफ है स्टेबिलिटी ऑफ है, स्टेबिलिटी ऑफ है ऑफ है फॉलोइंग एल्किन विल बी, फॉलोइंग एल्किन विल बी, फॉलोइंग एल्किन विल बी, फॉलोइंग एल्किन विल बी, फॉलोइंग एल्किन विल बी। क्या ऑर्डर होना चाहिए स्टेबिलिटी का, देखिए आपको मैं दे रहा हूँ एल्किन, मान लीजिए पहला ये है ए, फिर उसके बाद बी, बी में आपको मान लीजिए ये दे दूँ, सी आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, सी ऐसे दे दिया जाए, डी मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, इस टाइप से दे दिया जाए, और ई आपको मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, इस टाइप से दे दिया जाए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है, चाहे आप इंक्रीजिंग बता दीजिए चाहे आप डिक्रीजिंग बता दीजिए। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन क्या बताया मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन मैंने बताया कि आपका कॉन्जुगेटेड मोर स्टेबल होती है नॉन कॉन्जुगेटेड से। तो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन तो है नहीं, कॉन्जुगेशन जैसी कोई चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स, एल्फा हाइड्रोजन्स। नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स क्या होंगे, हायर होंगे, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी, हायर होगी। अब चेक कीजिए नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स। इसके बाद देखिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है भाई। अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे कक्षा 1 पास करते हैं, सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं, फोर्थ में जाते हैं, है ना, फिर हम 11th और 12th में आते हैं, फिर IIT JEE की नीट की सोचते हैं, फिर अगर इसके अलावा IIT JEE नीट के अलावा अगर हम सोचें तो बाद में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट के अलावा नीट UG लेवल, है ना, अलग अलग हमारे पास से फेज़ उसमें भी होती है, फेज़ 1 फेज़ 2 अलग अलग टाइप से हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास मतलब हम सीक्वेंस से चलते हैं, ऐसा नहीं कि पहली क्लास से सीधे हम डायरेक्ट जो होता है 12th में आ गए। तो वही सेम बात यहाँ पर है, पहली क्लास से अगर कंटिन्यूस लेक्चर आप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आएगी, आपको हर चीज़ जो होता है, हर क्वेश्चंस, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस ना किया हो। यानी
आपका हर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कोई भी ऐसी अप्रोच नहीं छोड़ी मैंने यहाँ पर जो आपसे सोल्व नहीं हो, यानी जो हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन ना दिया हो, जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने ना दिया हो, हर टाइप का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया, डिस्कस कर लिया। तो आप सीक्वेंस से चलेंगे तो सब चीज़ें समझ में आएगी, सब चीज़ें समझ में आएगी। तो वही बात है, यहाँ स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो सीक्वेंस मैंने जो बताया वो पता होना चाहिए। क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये मैंने डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन हैं। यहाँ कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब भाई ये तो पता होना चाहिए, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, जब कुछ नहीं है तो 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं? 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ई आपके पास मोर स्टेबल होगा, देन आपके पास डी आ जाएगा, देन आपके पास सी आ जाएगा, देन आपके पास बी आ जाएगा, देन आपके पास ए आ जाएगा। इस टाइप से आपका एल्किन का क्या आता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है। इस टाइप से स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है। कब? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज सो दैट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीज सो दैट स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी डिक्रीज। ऐसे आपको आंसर लिखना होता है, रिटर्न में भी लिखना होता है। और आपको हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछी जाती है तो वो भी बनानी होती है, हर एक के लिए। यहाँ पर 6 अल्फा नहीं दिख रहे तो मैं बता देता हूँ, एक ये ए है, ये बी है, इस पे 3 है, इस पे 3 है, ये ए, ये बी, ये सी, 3 कार्बन एटम हो गए तो 9 हो गए, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो 4 कार्बन एटम हो गए तो 12 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। एक कार्बन एटम कंटेन करता है कितना? आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 4 कितने करेंगे? 4 का पहाड़ा 3 तक तो आता ही होगा, तो 4 कितने कंटेन करेंगे? आपके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करेंगे। ऐसे मैं बोल सकता हूँ, इस तरीके से हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए टाइप 2 क्वेश्चंस, टाइप 2 का क्वेश्चंस आपको ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए ऐसे दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया आपको, ऐसे दे दिया आपको, मान लीजिए ऐसे दे दिया आपको, ऐसे दे दिया जाए, ऐसे और ऐसे, इस टाइप से दे दिया जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा भाई यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए भाई, ये आपका ए मान लेता हूँ, ये मैं बी मान लेता हूँ, ये मैं सी मान लेता हूँ, ये मैं डी मान लेता हूँ, इस टाइप से मैं मान लेता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए भाई, ए में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? आपके पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कॉन्जुगेटेड आई है, कैसी एल्किन है? कॉन्जुगेटेड एल्किन है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया कॉन्जुगेटेड एल्किन्स। अब इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा कि इसमें कॉन्जुगेशन हम कहेंगे ज़्यादा है, यानी इसमें क्या है? मोर कॉन्जुगेशन है, मोर कॉन्जुगेशन देन बी, है ना। तो इसका मतलब आपके सी मोर स्टेबल होगी देन बी के कंपैरिजन में। ए तो आपके पास क्या है? यहाँ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगी, यहाँ पर भी आपके पास में क्या है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर डी में और ए में बात आएगी। देखिए बी और सी तो मोर स्टेबल है ए और डी के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है, ये आपके पास नॉन कॉन्जुगेटेड है, वो भी नॉन कॉन्जुगेटेड है क्योंकि sp3 कार्बन आ गया, ये मोर कॉन्जुगेटेड है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगी बी से। अब बात आएगी ए और डी में कौन ज़्यादा स्टेबल, बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखना ये अल्फा हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? आपके पास में रिवर्स कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, मतलब इस पाई बॉन्ड के साथ में भी है और इस पाई बॉन्ड के साथ में भी है, जबकि ये ओनली इस पाई बॉन्ड के साथ में क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो इसलिए आपका ए मोर स्टेबल होगा देन आपके पास डी से। इस टाइप के क्वेश्चन भाई पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपके पास लॉजिकली हो, जिनमें सोचना पड़े, वो आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अब देखो सब में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, जो पढ़ के गया कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड भी कर देगा, लेकिन ए और डी में पक्के आपको एक बार डी मिलेगा, एक बार ए मिलेगा, आगे पीछे किया हुआ। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है। यहाँ पर क्यों ये सोचिएगा, क्यों ये मोर स्टेबल है उसके कंपैरिजन? क्योंकि यहाँ पर दोनों को दोनों हाइड्रोजन है, वो इसी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करेंगे। भाई मैंने इस टाइप का कॉन्जुगेशन पढ़ा रखा है आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी अल्फा हाइड्रोजन टू पाई बॉन्ड, ये स्टार्टिंग में बता रखा है मैंने। अब देखो इसमें क्यों ये लेस स्टेबल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो दोनों के दोनों है, एक बार तो इस पाई बॉन्ड के साथ में भी है,
और एक बार इस पाई बॉन्ड के साथ में, मतलब यहाँ पर इफेक्ट बंट गया। भाई आपके पास में क्या है, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए दो आपके पास लड्डू है, दो लड्डू में से एक लड्डू ये लेके जा रहा है और एक ये लेके जा रहा है, जबकि इसमें क्या है, इसमें तो दोनों के दोनों ये अकेला लेके जा रहा है। तो बात देखिए कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, जो दोनों लड्डू लेके जाएगा उसमें ताकत एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब क्या है, स्टेबल कौन हुआ, जो ज़्यादा लड्डू खाएगा, दो लड्डू खाएगा। अब ये क्या खा रहा है, ये हमारे पास है, इसके पास लड्डू दो है, लेकिन क्या है, ये एक ये खा रहा है और एक ये इस साइड वाला खा रहा है, मतलब एक इसका ये खा रहा है और एक ये खा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बंट गए यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, तो मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जबकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पास से बढ़ जाएगी। आप ऐसे सोच सकते हैं भाई, कुछ भी सोच सकते हैं एग्जाम्पल ऐसे। ये कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड को है। टाइप 3 में देखिए भी, टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में देखिए, टाइप 3 में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए ए आपके पास में है, बी आपके पास में देता हूँ मैं इस टाइप की, सी में आपके पास में देता हूँ इस टाइप की एल्किन, डी में आपके पास में देता हूँ इस टाइप की एल्किन, और ई में आपको देता हूँ इस टाइप की एल्किन। ये लीजिए, अब आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखिए आपके पास में अब क्या है, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। अब देखिए जिनमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा, तो मतलब स्टेबिलिटी तो उस एल्किन की ज़्यादा होने वाली है, स्टेबिलिटी तो उस एल्किन की ज़्यादा होने वाली है, मतलब ए और बी सबसे लेस स्टेबल होंगे। अब ए और बी में कौन, इसमें 0 और इसमें 3, तो ये 3 लड्डू खाएगा, तो मतलब इसमें एनर्जी ज़्यादा आएगी, तो मतलब स्टेबल ये ज़्यादा होगा इसके कंपेरिजन, तो मतलब ए तो आपका लेस स्टेबल होगा, देन आपका बी आ जाएगा। अब बात आएगी सी डी और ई की, सी डी और ई की। देखिए ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम हो तो बोर्ड के होते हैं तो उनमें भी पूछे जाते हैं, या कई बार जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आपको क्या पूछ लेता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेता है, उसका रीज़न पूछ लेता है कि क्या रीज़न है। तो देखिए 6 अल्फ़ा, यहाँ भी कितने 6 अल्फ़ा। अब बात आएगी हम कैसे ऑर्डर डिफाइन करेंगे इनमें स्टेबिलिटी। तो मैंने क्या बताया था, आप छांटिए, देखिए ये कैसी है, ये आपके पास कैसी एल्किन है, सिमेट्रिकल है, ये भी कैसी है, सिमेट्रिकल है, और ये कैसी है, अनसिमेट्रिकल है। अब हम सेकंड रूल पे जाएंगे, यानी जब आपका फर्स्ट रूल देखिए मैंने क्या क्या बताए थे, रूल देखिए यहाँ पर है, रूल मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड ये हमने कर लिया। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब सेम हो जाए तब हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब सेम हो जाए तब हम क्या देखते हैं, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्या है, मोर स्टेबल देन किससे, सिमेट्रिकल से। तो इस रूल पे जाएंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो देखिए ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, तो मतलब आपकी ई जो है वो मोर स्टेबल होगी देन सी और डी के कंपैरिजन, सी और डी के कंपैरिजन। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्किन, सो दैट दिस इज द मोर स्टेबल एल्किन। क्यों होती है उसका भी मैं रीज़न डिस्कस करूँगा। देखिए इसके बाद क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में कौन ज़्यादा, ये आपके पास कैसी है, ये आपके पास में ट्रांस है, ये आपके पास में कैसी है, सिस है। तो सिस और ट्रांस में कौन स्टेबल, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल, तो मतलब सी आ जाएगी, देन आपके पास डी आ जाएगी। तो ये आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा, किसका, एल्किन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा इस टाइप से। इस टाइप से आपके पास टाइप 3 क्वेश्चंस जो होता है ये टाइप 3 में आता है, और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ये ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम्स में ज़्यादातर, है ना, क्योंकि इसमें सोचना ये पड़ेगा कि आपके पास आपको सारे फंडे सारे रूल इसने अप्लाई करवा लिए। पहले अनसिमेट्रिकल का केस दिया नहीं, फिर उसके बाद में आपके पास क्या दे दिया, अनसिमेट्रिकल सॉरी कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड का दिया नहीं, आपको क्या करवा लिया, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में डिफ्रेंशिएट करवाया। फिर आपके पास आपको ये पूछा गया, मतलब ये है पेपर में इतना ही पूछना चाह रहा है वो। देखिए ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है, वो आपको बस सिर्फ पेपर में क्या पूछना चाह रहा है, सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा है कि आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल नॉलेज है या नहीं है। भाई आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है, सिर्फ इतना ही पूछ रहा है वो कि आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का नॉलेज है कि नहीं है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद वो ये जानना चाह रहा है कि आपको सिस और ट्रांस का नॉलेज है या नहीं है। मतलब ये देखो ट्रांस है, ये सिस है, तो मतलब क्या है, ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस है। तो आपको नॉर्मल बेसिक नॉलेज ही तो ले रहा है वो, बेसिक आइडिया से तो पूछ रहा है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, आपके नॉलेज को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, या फिर आपके नॉलेज को जानने की कोशिश कर रहा है कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना डीप पढ़ा है, या आपने कितना ऊपर ऊपर से पढ़ा है सिलेबस को।
तो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपका टाइप ही तो है, ये एल्किन के टाइप ही तो है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ये सबसे ईजी क्वेश्चन माना जाता है। ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ये आपके पास में है थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद हमारे पास आता है क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वो भी अगर आपको एल्किन की स्टेबिलिटी चेक करनी आती है तो आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता सकेंगे, और अगर आपको एल्किन की स्टेबिलिटी चेक नहीं करनी आती तो आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और इसके अलावा हीट ऑफ कंबंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, वो भी आप विदाउट एल्किन की स्टेबिलिटी के आप क्या नहीं कर सकते, उसको सही नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए हमारे पास आता है क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी आगे वाला एप्लीकेशन पार्ट आता है भी क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये आपका आता है पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिएगा कैसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताते हैं, मतलब क्या होता है, पहले तो हाइड्रोजनेशन का, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो सबसे पहले तो इस वर्ड पे देखिए, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स टू एनी हाइड्रोजन, टू एनी अनसैचुरेटेड सिस्टम्स, टू एनी unsaturated systems, any unsaturated systems, any unsaturated systems, यानी addition of hydrogens to any unsaturated systems is called as hydrogenations, is called as hydrogenations, as hydrogenations, hydrogenation, hydrogenations, यानी एडिशन होना पाई बॉन्ड के ऊपर। आपने क्लास 11 12 नहीं, आपके 10th क्लास की बात है ये तो, कि आपकी एल्किन होती है इस टाइप से, और इसके ऊपर अगर हम H2 का एडिशंस करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एल्किन का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, H और H क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये आपने कक्षा 10th का यानी क्लास 10th में आता है। ये H2 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं, यहाँ पर कुछ हम मेटल लेते हैं, जैसे निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेडियम हो गया, तो हम क्या करवाते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एनी अनसैचुरेटेड सिस्टम्स इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन। क्योंकि मेटल कैटलिस्ट लेते हैं तो उसको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है। वहाँ पर हम नहीं जा रहे अभी, वो हम रिएक्शंस मैकेनिज्म का पोर्शन है उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से क्या मतलब है, इसको और समझना भाई। आपने बोला हाइड्रोजन ऐड हो रही है इसके ऊपर, तो मतलब आपके पास में क्या हो रहा है, आपके पास में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ से ये आपका पाई बॉन्ड जो होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ से आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से 1 और 2 यानी 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो इसका आप मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड आपके फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड आपके फॉर्म्ड हो रहे हैं, और पाई बॉन्ड क्या हो रहे हैं, पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, यानी एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या हो रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहे हैं। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से 2 सिग्मा बॉन्ड आपके क्या हो रहे हैं, आपके पास में 2 सिग्मा बॉन्ड आपके पास फॉर्म्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक होने वाला बॉन्ड कितना है, 1 है, जबकि आपके पास फॉर्म्ड होने वाले बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा है, और यहाँ पर एक क्या है, पाई। भाई ब्रेक होने वाला 1 है और फॉर्म्ड होने वाले कितने होते हैं, 2 है। तो देखिए ब्रेक होने वाले कम है, फॉर्म्ड होने वाले ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर अगर हमारे पास फॉर्म्ड होने वाले बॉन्ड ज़्यादा है तो हम बोलते हैं क्या, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज होती है। मतलब जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन होने वाली क्या होती हैं, संख्या में ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर हमारे पास हम बोलते हैं कुछ अमाउंट में वहाँ पर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। देखिए सॉरी, अगर देखो भाई क्या होता है, अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करने वाले ज़्यादा हो तब तो हमें क्या करनी पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। लेकिन अगर बॉन्ड ब्रेक करने वाले कम हो और बॉन्ड बनने वाले ज़्यादा हो, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो और ब्रेकिंग कम की हो, तब हीट क्या होती है, रिलीज होती है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग कम हो, बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो, तब हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो वही इस प्रोसेस में भी कुछ ऐसा होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, तो इस प्रोसेस में सम अमाउंट ऑफ क्या होती है, हीट रिलीज होती है, यानी डेल्टा एच यहाँ पर क्या होती है, रिलीज होती है। अगर हीट रिलीज होती है तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया, ये प्रोसेस आपका हो गया एक्जोथर्मिक प्रोसेस हो गया। कैसा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, यानी जो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस होता है दैट इज द एक्जोथर्मिक इन नेचर। कैसा होता है, एक्जोथर्मिक इन नेचर होता है।
तो आपका क्या बोलेंगे आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स ऑन एल्किन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे आप ऐसा बोलेंगे, देखिए क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ ए, ऐसे बोलेंगे आप ड्यूरिंग, क्या बोलेंगे ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ ए, of an unsaturated systems, some amount of energy will be released, energy will be released, that is called as a heat of hydrogenation, हाइड्रोजनेशन क्या कहलाती है आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाती है। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एच ऑफ है, देखिए एच ऑफ है, कैपिटल एच नोट बोल दूं मैं, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को, क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को, या फिर कई बार डेल्टा एच नोट भी बोल देते हैं। और ये कैसा प्रोसेस होता है, दिस इज एन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्जोथर्मिक, कैसा होता है एक्जोथर्मिक, बिकॉज ऑफ हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है, दिस इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस, यानी ये क्या होता है एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है आपका, कैसा एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, दिस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यानी आपने पाई बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड किया तो कुछ अमाउंट में क्या हुई एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हमने बोल दिया डेल्टा एच। ये आपके कैसी होती है नेगेटिव होती है, एक्जोथर्मिक का मतलब क्या हो गया नेगेटिव, है ना, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज। और पॉजिटिव का मतलब क्या है एनर्जी आपको देनी पड़े, नेगेटिव का मतलब क्या है रिलीज होती है एनर्जी, है ना, तो वो आपके पास में बोल रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हम हाउ वी कैन कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ ए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कैलकुलेशंस ऑफ ए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखिए एक आपके पास थियोरटिकल होता है, एक एक्सपेरिमेंटल होता है, यानी एक आपके पास डाटा बेस्ड आपके पास होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और हम यहाँ पर थियोरटिकल की बात कर रहे हैं, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के, किसके स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर स्टेबिलिटी एल्किन की ज़्यादा हुई तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, और अगर स्टेबिलिटी एल्किन की कम हुई तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। यानी ऐसे बोल सकते हैं इफ़ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन इंक्रीज, इफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन विल बी डिक्रीज, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या बोल देंगे हम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से विल बी क्या होगा, विल बी, अगर डिक्रीज हो रहा है ना एल्किन की स्टेबिलिटी तो हम बोल देंगे हीट ऑफ हाइड्रोजन से विल बी इंक्रीज, उल्टा है ना रिवर्स रिलेशन, इसका मतलब बता रहा हूँ भाई। दूसरा हम क्या बोल देंगे इफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन विल बी क्या बोलेंगे विल बी इंक्रीज, देन हम क्या बोल देंगे, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन HOH लिख दूं मैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से विल बी क्या हो जाएगा, विल बी डिक्रीज। इसका ये मतलब होता है भी इनवर्स रिलेशन होने का मतलब ये होता है कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा, यानी एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास कैलकुलेशन हम करते हैं किससे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन से। अब अगर आपको मैंने बता दिया स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन कैसे चेक की जाती है तो वो मैंने आपको बता दिया। अब इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं कैसे, मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया क्वेश्चंस, देखिए
पहला क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सेकंड क्वेश्चन इज दिस, देखना भाई, सेकंड क्वेश्चन इज दिस, थर्ड क्वेश्चन इज दिस, थर्ड क्वेश्चन इज दिस, और फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, यानी दिस टाइप्स ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज दिस टाइप ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। देखिए अब आपको बताना है इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस का ऑर्डर, यानी HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन चेक करेंगे। क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन आपको सबसे पहले इसको देखने के लिए चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, दैट इज 6 to 8 और 2 क्या हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन हैं। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 ये रहे और 2 ये प्रेजेंट रहे, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। यहाँ पर चेक करेंगे तो 3 आपके पास ये है और 2 आपके पास ये है, यानी अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 5। यहाँ पर चेक करेंगे तो 3 आपके पास ये रहे और 2 आपके पास ये रहे और 2 ये रहे, यानी 3 to 5 और 2 7, यानी 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। अब देखिए स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पर ज़्यादा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 10 है, तो इसका मतलब आपका ए ज़्यादा स्टेबल होगा। ए, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ और इसको मैं डी बोल देता हूँ। देखिए ए मोर स्टेबल, इसके बाद इसमें 4 है, इसमें 5, उसमें 7, इसके बाद आ जाएगा डी, देन आपका कौन आ जाएगा, देन इसमें 5 और इसमें 4, तो इसका मतलब देन सी आ जाएगा, देन आपका बी आ जाएगा। ये किसका ऑर्डर आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन का ऑर्डर आ गया। अब अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन आ गया तो आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस भी बता सकते हैं, यानी HOH भी आप बता सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स से मतलब बी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, देन सी का होगा, देन डी का होगा, देन ए का होगा। ये मैंने आपको बोला था, ऐसे आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन देखिए और उससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट कर दीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अदरवाइज तो डाटा दिया होता है, उससे करना होता है, वो हम थर्मो में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, थर्मो में पढ़ते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी पूछी जाती है कई बार। एक्सपेरिमेंटली हम यह बात नहीं कर रहे, यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आता है, पूछा जाता है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हम। थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस को निकाला कैसे जाता है, हीट ऑफ कंबंशन को कैसे निकाला जाता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर वहाँ पर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हीट ऑफ कंबंशन को मेजरमेंट किया जाता है, वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस हम किससे निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन से निकालेंगे। इसके बाद आएगा क्या, हीट ऑफ कंबंशन आएगा। क्या आएगा, हीट ऑफ कंबंशन आएगा। वो हम डिस्कस करेंगे कब, जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा मैं, उसमें मैं डिस्कस करूँगा क्या, हीट ऑफ कंबंशन से रिलेटेड डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप जो पीछे वीडियो मैंने बता दिए उनको अच्छे से रीड आउट कीजिए, उनको देखिए अच्छे से, बार बार देखिए, उनको अप्लाई कीजिए। आप भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे उतना ही सब्जेक्ट आपका क्या होता जाएगा, बेटर होता जाएगा। देखिए सब्जेक्ट को बेटर कैसे किया जा सकता है, सब्जेक्ट को बेटर कैसे किया जा सकता है, वो हम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बार हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, किसी एक चीज़ को, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं वो चीज़ ऑटोमेटिक हमारी आंखों के आगे घूमती रहती है, उस चीज़ से हम फिर फैमिलियर हो जाते हैं, वो चीज़ फिर हमें क्या रहती है, याद रहने लग जाती है ईजी वे में। तो यही सब्जेक्ट को भी सीखने का यही तरीका होता है कि सब्जेक्ट को अगर सीखना है तो पहले आप कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। एक कंसेप्ट जो होता है इसको आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई कीजिए। यानी एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, आप सेल्फ करके दे दीजिए। कोई भी बुक्स आप उठाइए, उसकी हेल्प से आप क्या कीजिए, आप इनको क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या कीजिए, सोल्व करने की ट्राई कीजिए अपने आप से। अपने आप से, ऐसा नहीं है कि सामने आपके पास आंसर की है और आप उससे सोल्व कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आपका नॉलेज जो होता है वो ऐसे नहीं है कि आप डीप नॉलेज में जा रहे हैं, फिर आप डीप नॉलेज में जाए। विदाउट क्वेश्चंस चेक किए, यानी विदाउट आंसर देखिए, पहले आप अपना आंसर निकालिए, फिर बाद में आंसर देखिए आप। फिर आप आंसर देखेंगे, अगर आपका गलत निकलता है तो फिर आप सोचिए कि आपने कहाँ गलती की है, आपने कहाँ पर कैसे कौन सी गलती की है, कौन सा कंसेप्ट आप भूल रहे हैं, तो फिर आप उसको मार्क कीज लीजिए कि मार्क करके आप बता सकते हैं। मार्क करके आप क्या करेंगे, आप सोचिए कि हाँ ये चीज़ मुझे ज़्यादा दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत है, तो बस सिर्फ सेकंड टाइम आप दूसरी उस चीज़ को पढ़िए जो आप भूल रहे हैं, जो आप भूल रहे हैं।
आपको सेकंड टाइम वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आपको हमेशा के लिए याद हो चुकी है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब तक के लिए थैंक यू। अब हाँ, एक काम ज़रूर कीजिएगा, आप इस वीडियो को अगर आपको लगा ऐसे कि आपको लगा कि हाँ ये हेल्पफुल हो सकता है, हमारे लिए हेल्पफुल है, दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तब तो आप शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है और दूसरे के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तब तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, तब आपकी मर्ज़ी है, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा मैं किसके साथ, यूट्यूब कॉमन्सेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू।